हेलो। इस वीडियो में हम आर्क ऑफ सर्किल के बारे में समझने वाले हैं। तो आर्क समझने से पहले हम पहले एक कंप्लीट सर्किल लेके आते हैं यहाँ पे एंड समझते हैं क्या हो रहा है। फाइन। तो एक हमने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया एंड सर्किल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैं एक स्मॉल इरेजर लेके दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जब सर्किल के मैंने दो पार्ट किए तो दो टाइप के आर्क क्रिएट हो गए हैं। ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक आर्क है जो बड़ा आर्क है, एक आर्क है जो कि स्मॉलर है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला आर्क है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क एंड ये वाला आर्क जो है वो है माइनर आर्क। राइट, इतना हमें आता है। एंड दोनों आर्क के लिए जो सेंटर रहने वाला है वो सेम पॉइंट रहेगा। नहीं, कहीं तो सेम पॉइंट रहेगा। तो हमेशा मेजर आर्क के अंदर सेंटर रहेगा और माइनर आर्क से थोड़ा बाहर सेंटर रहने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, माइनर वाले आर्क को उठा के यहाँ से अलग कर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। ओके, सो डन। अब हमारे पास इस टाइप की दो शेप्स हैं। ओके, अब इन दोनों शेप्स को कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे डिफाइन करना है ये हमें सीखना है। अब एक चीज श्योर है कि अगर हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज Z1 लिया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z लिया। ठीक है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं क्योंकि हमने जस्ट इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया था। तो Z1 Z2 यही है। ठीक है, तो Z1 Z2 को अगर मैं कनेक्ट करूँ एक वर्चुअल लाइन से या स्मॉल लाइन से, तो क्या बनेगा यहाँ पे। वो बेसिकली क्या रहेगी, सर्किल के लिए या फिर आर्क के लिए एज ए कॉर्ड वर्क करेगी। एंड कॉर्ड जो होगी सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगी वो एंगल फिक्स रहने वाला है किसी भी एक आर्क के लिए। ये हमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया है। राइट, इतना हमें ऑलरेडी आता है। तो अगर मैं Z1 को किसी एक पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और उस पॉइंट को मैं P नाम देता हूँ। फाइन, आया ये समझ में। ओके, so दिस पॉइंट इज P एंड P जो पॉइंट है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, एंड सपोज ये एंगल गिवन है थीटा एंड P को जिस हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z। तो P बेसिकली क्या कर रहा है, P जो व्हाइट वाला जो आर्क है उस पर मूव करेगा। तो P की जो पोजीशंस है वो Z1 से लेके Z2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। आया समझ में। तो अभी कौन सी चीज फिक्स है इसमें, Z1 Z2 फिक्स है, राइट, एंड थीटा फिक्स है। Z जो है वो वेरी कर रहा है। तो इसको एक रिलेशन से मैं नोट कर सकता हूँ कि अगर मैं आर्ग्यूमेंट देखता हूँ, किस चीज का आर्ग्यूमेंट देखता हूँ, मेरे पास दो रे है। एक रे है जो P से Z2 की तरफ जा रही है, एक रे है जो P से Z2 की तरफ जा रही है और एक रे है जो P से Z1 की तरफ जा रही है। तो अगर मैं मुझसे कोई पूछता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ PZ2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ PZ1 ये कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं थीटा होगा। फाइन, ये तो आया समझ में। तो PZ2 जो वेक्टर है उसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बेसिकली जो रे है उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z इक्वल्स टू थीटा। आया समझ में। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इक्वल्स टू थीटा। कूल। एंड इसको हम थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 अपॉन Z माइनस Z1 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो मतलब हमने जस्ट दोनों की डायरेक्शन ऐसे चेंज कर दी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो एक्चुअल में हुआ क्या ऐसा करने से, हम ऐसी फील ले रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर था। कौन सा वेक्टर था, PZ एक वेक्टर था। एंड उस वेक्टर को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। ठीक है, किस एंगल से, थीटा से। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो मुझे समझनी है कि यही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आ सकती है माइनर आर्क के लिए। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ा है अभी उसके लिए क्या होगा कि इफ थीटा इज पॉजिटिव, पहली चीज, इफ थीटा इज पॉजिटिव रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहली चीज। सेकंड है थीटा के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। राइट, तो मॉड ऑफ थीटा जो है अगर वो वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे, P लाइज ऑन मेजर आर्क।
ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन हमने जस्ट पहले ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गए। तुम्हें क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेगा कि तुम्हें ये जो व्हाइट में मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, वो एक्सप्रेशन लिखी हुई मिलेगी एंड उस एक्सप्रेशन में तुम्हें थीटा देखना पड़ेगा कि थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि उससे डायरेक्शन का सेंस पता चलेगा। एंड थीटा की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर है तो वो मेजर आर्क का पार्ट होगा। अब सेम चीज़ मैं माइनर आर्क के लिए करके दिखाता हूँ। देखते हैं क्या होता है माइनर आर्क के लिए। मैं उसको वापस कॉपी करता हूँ। सी ओके, तो ये माइनर आर्क है। अब इसके लिए भी हम समझते हैं कि क्या होने वाला है। तो फिर से एक पॉइंट लेते हैं एंड यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिया उसको मैं कुछ और नाम देता हूँ, सपोज पॉइंट क्यू है एंड क्यू को मैं फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं फिर से क्या करूँगा, क्यू को जेड टू से कनेक्ट करूँगा, क्यू को जेड वन से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, एंड रोटेशन कैसे भी रख सकते हो, तुम चाहो तो क्लॉकवाइज कर लो, तुम चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैं चलो फिर से एंटी क्लॉकवाइज रखता हूँ। तो ये मेरा रोटेशन है एंड इसको मैं एक एंगल फाई से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या चीज़ हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर था जो क्यू से जेड टू कनेक्ट कर रहा था, उस वेक्टर को मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो वो क्यू से जेड वन वाली डायरेक्शन में आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट इस तरह पहले डिफाइन किया ऑफ जेड वन माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस जेड इक्वल्स टू फाइव लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे रेशियो करके भी लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, और माइनस साइन एडजस्ट कर लिया पहले की जैसे। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे फाइव में ऐसी क्या चीज़ होगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये माइनर आर्क है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फाइव की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। ठीक है, 90 से 180 डिग्री के बीच में होगी। तो जो फाइव अगर 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा तो मेरा जो क्यू है विल मूव ऑन माइनर आर्क। ठीक है, अभी यहाँ तक आ गया समझ में। एंड फाइव मैं मॉड फाइव लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मॉड फाइव की वैल्यू अगर 90 से 180 है तो क्यू विल मूव ऑन माइनर आर्क। एंड फाइव नेगेटिव या पॉजिटिव है तो उससे तो सिर्फ डायरेक्शन का सेंस पता लगेगा कि अगर सपोज फाइव हमने पॉजिटिव ले रखा है, राइट, तो इसका मतलब है कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। एंड अगर फाइव नेगेटिव है तो यहाँ से हम क्या पता लगाएंगे कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, सेम चीज़ ऊपर है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से ये फर्क पड़ता है कि हमें ये जो पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट, जेड वन एंड जेड टू जो पॉइंट्स है उनकी रिलेटिव पोजिशंस के बारे में पता लगता है कि अगर डायग्राम बना रहे हैं तो कौन सा किस साइड है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि ये जेड वन जो है या जेड टू जो है तो कौन सा पॉइंट किस साइड है, वो थीटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम किस टाइप से आने वाला है वो हम समझते हैं। तो प्रॉब्लम आएंगे कि तुम्हें एक इस फॉर्म में डेटा गिवन होगा। कौन से फॉर्म में, मैं पहले इन दोनों को एक सर्किल बंद कर देता हूँ ताकि एज ए इम्पोर्टेंट तुम्हें दिखता रहे कि जस्ट ए सेकेंड। एक तो इस फॉर्म में डेटा गिवन होगा या फिर नीचे वाले फॉर्म में डेटा गिवन होगा, जो भी है दोनों सेम चीज़ है। ओके, इस फॉर्म में डेटा गिवन होगा, राइट। तो डेटा पे कैसे ध्यान देना है वो मैंने बता दिया, थीटा फाई की वैल्यूज पे जाना है हमें। तो हमसे पूछा क्या क्या जा सकता है अभी यहाँ पे, पहली चीज पूछी जा सकती है तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर एक, जो आर्क गिवन है, ठीक है, पहली चीज तो आर्क मेजर आर्क है या माइनर आर्क है, ये पूछा जा सकता है। तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया वो चीज़। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या पूछ सकते हैं, सेकंड चीज़ पूछ सकते हैं कि रेडियस ऑफ आर्क। भाई जो भी आर्क है, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था एक सर्किल का ही पार्ट था, तो रेडियस तो होगी, एंड सेंटर ऑफ आर्क। ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे टैकल करना है, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस थ्री माइनस फोर आयोटा अपॉन z प्लस टू माइनस आयोटा इक्वल्स टू पाई बाई थ्री। सपोज ये गिवन एंड अब हमसे पूछा जाता है कि इसको ट्रेस करो, ट्रेस कर सकते हैं या रफ डायग्राम बनाओ, रफ स्केच बनाओ।
है ना? तो हमेशा जब भी ज्योमेट्री क्वेश्चन करो तो रफ डायग्राम तो बना ही लो, ठीक है? तो ड्रॉ रफ डायग्राम, ठीक है? फिर उसके बाद रफ डायग्राम में हमें पता लग जाएगा कि मेजर आर्क है कि माइनर आर्क है। वैसे आइडिया लग चुका है कि एंगल पाई बाई 3 है तो मेजर आर्क है, ठीक है? सेकंड चीज़ रेडियस ऑफ आर्क एंड थर्ड चीज़ सेंटर ऑफ आर्क, ठीक है? तो इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या फ़ील ले सकते हैं कि भाई ये ऐसा लिखा हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस माइनस 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, ठीक है? ऐसा ये गिवन है हमको। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट है 3,4 एंड एक पॉइंट है -2,1, ओके, ठीक है? तो इन पॉइंट को अगर मैं रिलेटिवली बनाना चाहूँ तो बना के दिखा सकता हूँ, थोड़ा और मस्त क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, अच्छे से समझने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी ले ही लेते हैं, ओके? बस थोड़ी फील क्लियरली आ जाए। तो थोड़ा छोटा, तो हमारे पास क्या-क्या है अभी? एक पॉइंट तो हमें देखना है 3,4, 3,4 कहाँ पे होगा अप्रॉक्सिमेटली? लाइक 3 यहाँ पे, यहाँ कहीं पे 4 है। थोड़ा और राइट कर देते हैं, सपोज ये वाला पॉइंट है। तो ये मेरा पॉइंट है वो है 3,4, ओके? एंड सेकंड जो पॉइंट लेना है मेरे को वो लेना है -2,1, -2 लेफ्ट साइड में, 1 हाइट पे। तो सपोज यहाँ एक पॉइंट ले लिया, तो एक पॉइंट हो गया -2,1। अब क्या करना है कि एक पॉइंट है वो इस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, सॉरी, कि इन दोनों रेज अगर उस पॉइंट से मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ तो 2 रेज बनेंगी एंड उन रेज को अगर हमने उनके एंगल का डिफरेंस अगर लिया तो एंगल पाई बाई 3 आना चाहिए, राइट? तो अब समझने वाली बात है कि ये वाली जो रे है, राइट? इसके आर्गुमेंट में हमने पाई बाई 3 ऐड किया है। आ रहा है समझ में कि अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इस चीज़ को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या दिखेगा कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 प्लस दिस थिंग आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा, राइट? तो यानी इस वाली रे में हमने पाई बाई 3 का, इस वाले रे के आर्गुमेंट में पाई बाई 3 का इजाफा किया, इंक्रीज किया, यानी कि इस रे को मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। समझ में आ गया? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई अगर मेरा पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, तो मैं चलो दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके दिखा देता हूँ ताकि तुम एकदम क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ही ना हो कभी, ठीक है? तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे बना सकता हूँ जेड, सपोज समझने के लिए, एंड एक पॉइंट मैं यहाँ पे बना सकता हूँ जस्ट चेक करने के लिए। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट को ब्लू वाले डॉट से कनेक्ट करता हूँ, समझ जाएगा तुम्हें कि क्या हो रहा है अभी, ओके? तो ये एक रे है एंड ये एक रे है, तो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए मुझे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, राइट? एंड इधर एक फिर से मैं रे बनाता हूँ, इधर एक फिर से एक मैंने रे बनाई, जरूर नहीं है वो ओरिजिन से पास करे, राइट? एंड या इससे मुझे इस साइड मूव करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, समझ रहा है? तो जैसे अगर मैं इन पॉइंट्स के नाम देना स्टार्ट कर देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है सपोज पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट है सपोज बी है, एंड जो जेड जिस पॉइंट को डिनोट कर रहा है वो पॉइंट पी है, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट पी, और ये चलो पी का एक और इमेज पी डैश, ठीक है? तो पी की पोजीशन कौन सी है, पी वाली है या पी डैश वाली है? कूल। तो कैसी है कि मेरे को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है ना? ये मैं एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ पी बी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ पी ए प्लस पाई बाई 3, राइट? तो इस रे के जो एंगल था उस एंगल में पाई बाई 3 का हमने एडिशन किया है। तो ऐसा कब होगा? जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो मुझे पी ए से पी बी जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कौन सा पार्ट होना चाहिए? ऊपर वाला पार्ट होना चाहिए ना जो ब्लू में बनाया है वो। आया समझ में? तो हम यहाँ पे एक आर्क बना सकते हैं, फील आ गई अभी? ठीक है? तो आर्क अगर बनाएंगे तो ये समझ में आ गया अभी कि पी डैश जो है वो अपना रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं है, पी मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो मैं एक आर्क बना सकता हूँ जो जिसके एंड पॉइंट ए एंड बी होंगे, फाइन, एंड पी उस आर्क पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं टाइप से कुछ, ये थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक है? आया समझ में? सो मेरा पी का जो लोकस है वो ये जो व्हाइट वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो है, तो अभी समझ में आ गया है।
अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि पी की पोजीशन का है, एकदम रिलेटिवली करेक्ट डायग्राम बन चुका है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, फाइन। तो अभी क्या करना है, मैं फिर से अब थोड़ा सॉल्विंग के लिए एक सिंपलर फॉर्म में डायग्राम बना लेता हूँ, या फिर सर्किल बना के देखते हैं। इस तरह से एक सर्किल लिया, ठीक है, एंड जो पार्ट नहीं चाहिए उसको मिटा देता हूँ। सपोज हमारा डायग्राम जो है कुछ कुछ इस टाइप का है, ये ध्यान देना। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, उस डायरेक्शन में पी होना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ए है, यहाँ मेरा पॉइंट बी है, पी यहाँ पे कहीं वेरी कर रहा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं उसका सेंटर सी होगा। अब सेंटर सी अगर है, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर ये सेंटर सी है तो सी को हमने ए और बी से अगर कनेक्ट किया तो ये एंगल कितना होगा, तो बता ही सकते हो। तो जितना एंगल पी पे बन रहा था उसका कितना एंगल बनेगा, डबल एंगल बनेगा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, है ना, या फिर बोल सकते हो कितना, पाई बाई 3 था ना ये, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। यार है समझ में, यहाँ पे पाई बाई 3 था, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनना चाहिए, ये एंगल कितना बनना चाहिए, इसका डबल बनना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। कूल, चलो अब काम हो गया अपना। अब ए से बी को भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि तुम्हें और समझ में आ जाएगा अभी। तो ए से अगर मैं बी को कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो ट्राइंगल ए सी बी दिख रहा है, ट्राइंगल ए सी बी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, क्योंकि ए सी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं अल्फा, फाइन। एंड ए के कोऑर्डिनेट थे -2, 1, तो -2 प्लस आयोटा, एंड बी के कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये है -2 प्लस आयोटा एंड ये है 3 प्लस 4 आयोटा, फाइन। जस्ट अब करते हैं रोटेशन, और क्या है, आसान ही तो है। तो क्या लिख सकते हैं, हम कॉनिज रूल लगा सकते हैं एंड रेडियस फाइंड करने के लिए सिंपल ज्योमेट्री भी यूज कर सकते हैं। तो पहले रेडियस फाइंड करके बता देता हूँ। तो यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो ए बी डिस्टेंस को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो डिस्टेंस ए बी कितना है, ए बी डिस्टेंस कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये, 25 प्लस 9, ओके, √34। ये आया समझ में, ओके। तो ए बी डिस्टेंस √34 है। तो ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमने ट्राइंगल सी एम बी अगर लिया, ट्राइंगल सी एम बी में अगर हमने क्या यूज किया, साइन 60 डिग्री अगर यूज किया, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू एम बी अपॉन रेडियस, फाइन। सो आर इक्वल्स टू एम बी कितना हो जाएगा, ए बी बाई 2, तो √34/2 अपॉन साइन 60 डिग्री, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास रेडियस आ गई है, कितनी आ गई है, √34/3। राइट, ये तो आसान था, ये तो ईजी है, ये वाला पार्ट आ गया समझ में। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि कोनीज रूल यूज किया जा सकता है यहाँ पे। तो यूज कोनीज रूल। तो कोनीज रूल क्या बोलता है कि जो वेक्टर सी बी है वो किस तरह ऑब्टेंड किया हमने, सी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी ए वेक्टर इंटू ई एस टू आयोटा 2 पाई बाई 3। राइट, अब दोनों के नीचे रेडियस वाला टर्म भी आता है, वो कैंसिल हो गया, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है ना, तो रेडियस रेडियस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सी बी वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर इंटू ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाई 3। अब सी बी क्या है, सी ए क्या है, सब हमें पता है, जस्ट पुट करना है। तो सी बी वेक्टर कितना हो जाएगा, वो लिख देते हैं। तो 3 प्लस 4 आयोटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा माइनस अल्फा इंटू ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब इसके आगे तो पूरा सॉल्विंग है, यहाँ से अल्फा फाइंड किया जा सकता है। कैलकुलेशन थोड़ी बेकार है, अगर हमने एंगल पाई बाई 4 वगैरह लिया होता तो थोड़ा स्ट्रीट कैलकुलेशन होती, बट पर्पस सॉल्व हो गया अपना। तो अल्फा फाइंड करने के लिए जस्ट रीअरेंज करना है तुम्हें टर्म्स को। तो किस तरह लिख सकते हो कि 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 1 माइनस ई रेस टू आयोटा 2 पाई बाई 3। राइट, तो जस्ट ये सॉल्व हो गया। तो अपना पर्पज इतना ही था, कैलकुलेशन तो बाद में भी की जा सकती है। तो आई होप ये समझ में आया कि किस तरह से हमने सेंटर और रेडियस फाइंड किया। सपोज इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता,
क्या वेरिएशन होता है, जिस तरह मैंने जिस लॉजिक से मैंने यहाँ पे इसको हमने रिजेक्ट किया था पी डैश को, राइट? तो अगर सपोज ये इफ पी डैश इज एक्सेप्टेड, अगर पी डैश करेक्ट होता तो फिर क्या चेंज होते? तो अगर पी डैश अगर करेक्ट होता तो इसका मतलब ये होता कि मुझे पीबी से सॉरी पीए से पीबी की तरफ जाना है ना? तो पीए से अगर पीबी की तरफ जाना है तो कैसे रोटेशन करना पड़ रहा है मेरे को? क्लॉकवाइज, राइट? तो पी डैश वाला पॉइंट कब सेलेक्ट होता, ये इंपॉर्टेंट है, ये कब सेलेक्ट होता जब मेरे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू कौन सी चीज़, ये देख लो ध्यान से, माइनस पाई बाई 3। ये बड़ा चेंज है। अगर माइनस पाई बाई 3 गिवन होता तो मेरा फिर पी डैश वाला पॉइंट होता। अभी आ गया होगा समझ में कि पोजीशन कैसे डिसाइड करनी है पॉइंट की। तो तुम इस तरह लिख सकते हो कोई भी जो इक्वेशन आएगी, क्योंकि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज हमें मालूम है, जब भी जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रेशियो का आर्गुमेंट हो तो तुम उसको अलग अलग करके लिख सकते हो, एंड फिर जो माइनस वाला उसको राइट साइड ले जाओ, तो वहां से समझ में आ जाएगा कि अगर उसके अंदर ऐड करना पड़ रहा है मुझे एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अगर एंगल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लियर? तो आई होप ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।